Good evening, students. Now we started our new chapter 5 work, energy and power. वर्क एनर्जी एंड पावर ये टॉपिक्स आप आपकी प्रीवियस क्लासेस 9th एंड 10th में भी पढ़ चुके हैं. वर्क क्या होता है, एनर्जी क्या होता है एंड पावर क्या होती है. तो अब 11th क्लास में हम थोड़ा सा इसका डीपली कह सकते हैं हम कि डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, थोड़ा इसमें डीप में जाएंगे, इसके लॉजिक्स देखेंगे कि ये होता क्या है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वर्क एनर्जी एंड पावर में से वर्क. फर्स्ट टॉपिक है जो हमारा वो है आपका वर्क. अब यहां हम वर्क को अगर डिफाइन करें तो वर्क क्या है, किसी भी चीज को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम डिस्प्लेस करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने डिस्प्लेस किया, उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज किया, तो द चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एट वन प्लेस टू द अनदर, देन वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट. एंड व्हेन वी अप्लाई द फोर्स ऑन इट, देन in another words we say that we work done on it. that means force apply किया, displacement हुआ, that means हमने उस पर वर्क किया. तो for changing the position of the object we applying the force on it, and after applying the force we done some work on the object. तो जब हम वर्क की बात करते हैं कि when a body, जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो when a body displaced by the applying force, then there is an opposing force also present. आप किसी भी बॉडी के ऊपर अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो फोर्स अप्लाई करने पर उस पर एक अपोजिंग फोर्स भी वर्क करता है. बट इफ एन अपोजिंग फोर्स इज नॉट प्रेजेंट, देन देयर इज नो नीड और एनी फोर्स टू डिस्प्लेस द बॉडी. बहुत एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आपने किसी बॉडी को डिस्प्लेस किया तो किसी बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए आपने क्या किया, उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स अप्लाई किया. ठीक है, व्हेन यू अप्लाई द फोर्स ऑन द बॉडी, देन इन अपोजिट डायरेक्शन एक अनदर फोर्स वर्क करेगा. ठीक है, अनदर फोर्स वर्क किया तभी तो आपको फोर्स लगाना पड़ा. अब मैंने कहा कि इफ दिस फोर्स इज नॉट प्रेजेंट हियर, देन देयर इज नो नीड ऑफ एनी फोर्स. तो फिर इस बॉडी को डिस्प्लेस करने के लिए हमें किसी फोर्स की नीड नहीं होगी, क्योंकि फोर्स तभी लगता है जब कोई अपोजिंग फोर्स वहां पर प्रेजेंट रहता है. ठीक है, तो हम यहां पर ये कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स वर्क्स अगेंस्ट दीज अपोजिंग फोर्स. तो हम यहां जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो हम वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं कि वर्क इज टू बी कंसीडर्ड by a force when the object is displaced due to the force on the object. तो यहां पर हम ये कहते हैं कि वर्क क्या है. वर्क एक तरह का फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट पर लगाने पर वो उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिस्प्लेस कर देता है. तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वर्क इज कंसीडर्ड एज ए फोर्स विच डिस्प्लेस्ड ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है. ओके, तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, देखिए देखते हैं हम लोग. यहां हमारे पास में एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने एक फोर्स अप्लाई किया F. इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई किया F, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ ds. डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, ds, या s मान लिया हमने इसका डिस्प्लेसमेंट. इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ s. तो इस F और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना माना मैंने, थीटा. इसको आप ऐसे समझिए कि जो सूटकेस होते हैं, ट्रॉली जिसे हम कहते हैं, उस ट्रॉली को हम हैंडल को यूं पकड़ के और यूं चलते हैं तो ट्रॉली कैसे डिस्प्लेस होती है, लीनियर. लेकिन फोर्स किधर लग रहा है उसका, वर्टिकल. तो फोर्स तो लग रहा है यूं और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यूं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, एंगल इज थीटा. तो वो एंगल हमने क्या माना यहां पर, थीटा. ओके, अब कभी भी मैंने पहले भी बताया वेक्टर्स में भी कि टू वेक्टर्स मल्टीप्लाई कब होते हैं, जब दोनों वेक्टर्स एक ही एक्सिस पे हो. तो मुझे इस f को s से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं क्या करता हूं, यहां इस f का इस एक्सिस पे कंपोनेंट देखता हूं. तो व्हेन वी सी द कंपोनेंट ऑफ द f ऑन दिस एक्सिस, देन वी सी हियर दिस इज इट्स वर्टिकल कंपोनेंट एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. एंड व्हेन वी नो वेरी वेल दैट द एक्सिस व्हिच मेक्स द एंगल हैव द cos थीटा कंपोनेंट. यानी जो एक्सिस एंगल बनाती है वो हमेशा cos थीटा एंगल देती है. तो ये एक्सिस एंगल बना रही है, तो f का कौन सा कंपोनेंट यहां पर आएगा, cos थीटा. तो दैट इज f cos थीटा. तो अब टोटल
अगर हम यहां पर बात करते हैं तो टोटल वर्क कितना हुआ यहां पर, तो W इक्वल्स टू योर फोर्स इज F cos थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट इज S। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दिस इज FS cos थीटा एंड हियर वी सी क्लियरली दैट cos थीटा हमेशा किस में आता है, स्केलर प्रोडक्ट में। तो स्केलर प्रोडक्ट में आता है तो हम इसको कैसे लिखते हैं, F डॉट S। तो यहां पर हम एक प्रॉपर्टी और निकाल देते हैं यहां से कि जो आपका वर्क आता है वो वर्क कौन सी क्वांटिटी होती है, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, वर्क क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। अब एक डेफिनेशन हम और दे सकते हैं वर्क की, क्या है, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। जो वर्क है वो किस किस का डॉट प्रोडक्ट होता है, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज लेते हैं हम। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लेते हैं हम, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या लेते हैं हम, इन एसआई सिस्टम इट्स यूनिट इज जूल। In CGS system, its unit is अर्ग। तो 1 जूल इक्वल्स टू 10⁻⁷ अर्ग। ओके, व्हाट इज द डायमेंशन, तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज m1l2 t-2। तो दिस इज योर डायमेंशन। अब वर्क की अगर हम बात करते हैं तो वर्क में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ऑल्सो जीरो। वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है और वर्क जीरो भी हो सकता है। ठीक है, अब कुछ स्पेशल केसेस हम यहां पर देखते हैं और इस चीज को हम प्रूव करते हैं कि किस कंडीशन में वर्क कैसा होगा। ठीक है, तो वर्क को जब हम डिफाइन कर रहे हैं तो यहां पर हम कह रहे हैं, वापस मैं वर्क का फॉर्मूला लिख रहा हूं यहां पर, दिस इज FS cos थीटा या फिर F डॉट S। तो केस 1, ओके, तो केस 1 जब हम लेते हैं तो केस 1 में लिखते हैं हम कि इफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हैं, दैट इज F पैरेलल है S के, तो इस कंडीशन में थीटा क्या हो जाएगा, 0। और अगर आपका थीटा 0 हो गया तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। तो इस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो आपका FS दैट इज मैक्सिमम वर्क डन होगा और साथ साथ पॉजिटिव। वर्क डन जो होगा वो मैक्सिमम भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। जैसे अब हम एग्जांपल लेते हैं, केस 1 से रिलेटेड हम एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल्स में हम जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि व्हेन अ पर्सन पुल्स एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन अर्थ सरफेस देन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। अगर कोई पर्सन एक बॉक्स रखा हुआ है और उस बॉक्स को पुल कर रहा है तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय द पर्सन इज पॉजिटिव। तो उस पर्सन ने जो वर्क किया है वो कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में हो रहे हैं। इसी तरह से सेकंड हम लेते हैं, ए बॉडी ऑफ मास m falling freely at the height h from the earth surface then the gravitational force on the body। तो अब यहां पर हम ये कह रहे हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, और वो फ्रीली फॉल हो रही है एक हाइट h से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हुआ, तो यहां पर हम ये कहते हैं कि इफ अ बॉडी, यहां पर m मास है, ठीक है, और g इससे, g ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा, mg। तो यही इसका क्या कहलाएगा, वेट। ये इसका क्या कहलाएगा, वेट। तो फोर्स तो हो गया mg। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहां पे कितनी हाइट पे हुआ, h हाइट पे, तो टोटल वर्क डन क्या हो गया तुम्हारा, W इक्वल्स टू mgh।
भाई F तो हो गया वेट फोर्स और H क्या है आपका डिस्प्लेसमेंट जिससे बॉडी फ्रीली फॉल हो रही है, देन योर वर्क डन इज mgh. गॉट इट? ओके, नाउ द केस सेकंड. केस सेकंड की हम बात करते हैं, यहां पर हम कहते हैं फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. व्हेन फोर्स and displacement are in अपोजिट डायरेक्शन. तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 180. और अगर थीटा 180 हो गया तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी -1. ठीक है, तो यहां पर जब हम वर्क डन निकालेंगे तो W इक्वल्स टू कैसा वर्क डन आया है यहां पर आपका नेगेटिव. ठीक है, तो अब इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स लेते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बॉडी को ड्रैग किया अलोंग ए रफ सरफेस. कोई बॉडी है जिसे हम ड्रैग कर रहे हैं अलोंग ए रफ सरफेस. रफ सरफेस पर अगर आप बॉडी को ड्रैग करते हैं तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स वर्क करता है और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है, अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है. तो उस जगह पर जो वर्क डन होगा बाय द फ्रिक्शन फोर्स वो क्या रहेगा ऑलवेज नेगेटिव. वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव बिकॉज योर पुलिंग फोर्स एंड द फ्रिक्शनल फोर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन. तो जब हम फ्रिक्शनल फोर्स के वर्क डन की बात करेंगे तो द वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स बिकम्स नेगेटिव. ठीक है, इसी तरह से हम ये कहते हैं कि कोई बॉडी है जिसका मास है m. अब उस मास को हम क्या करते हैं वर्टिकली थ्रो करते हैं. वर्टिकली का मतलब ऊपर की ओर, तो हम उसे वर्टिकली थ्रो करते हैं. कितनी हाइट पे थ्रो करते हैं h हाइट पे. तो जब आपने बॉडी को h हाइट पे थ्रो किया तो थ्रो करने का मतलब है कि आपने उसे अर्थ की ग्रेविटी के अपोजिट भेजा. तो जब आप उसे ऊपर की ओर भेज रहे हैं तो ग्रेविटी क्या कर रही है उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है. तो दोनों फोर्सेज एक दूसरे के क्या कर रहे हैं अपोजिट वर्क कर रहे हैं. तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स अगर हम बात करें यहां पर कि वर्क डन हम लिखते हैं यहां पर ए बॉडी of mass m throws vertically at height h. Then work done by gravitational force. तो वर्क डन कितना होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का, यहां पर हम लिखते हैं W इक्वल्स टू F S cos 180. cos 180 की वैल्यू क्या होगी -1, तो ये हो गया -FS. तो FS F तो हो गया आपका mg और S क्या हो गया h. तो वर्क डन क्या हो गया आपका नेगेटिव. ठीक है बेटा, और देखते हैं इसी में हम आगे. ना क्या कह रहे हो? हाँ आ गया मुझे. तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर केस थर्ड की. केस थर्ड में हम ये कहते हैं कि अगर डिस्प्लेसमेंट और आपका जो फोर्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाए तो फिर उस कंडीशन में क्या होगा. तो हम क्या कहते हैं थर्ड केस के अंदर कि इफ केस थर्ड if force and displacement are perpendicular to each other then theta equals to 90 degree.
तो W इक्वल्स टू क्या हो गया अब आपके पास एफ एस कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या हो गई 0, यानी वर्क डन क्या रहेगा 0, वर्क डन क्या हो गया आपका 0। तो अब यहां से कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो इसको बताते हैं, हम ये कहते हैं कि जैसे कोई कुली है, वो कुली क्या कर रहा है, अपने सर पे एक बक्से को रखा हुआ है, कैरिंग ए बॉक्स ऑन हिज हेड एंड वॉकिंग ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो जब वो फ्लैट सरफेस पे चल रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो उसका फ्लैट हो रहा है, लेकिन जो फोर्स लग रहा है वो किधर की ओर लग रहा है, उसका ऊपर की ओर, ठीक है। तो फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट यू, तो वर्क डन बाय द कुली बिकम्स 0। उस कंडीशन में जो वर्क डन होगा वो क्या रहेगा 0। अब यहां पर इस चीज को देखें कि अगर मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट 0 है, कुली खड़ा हुआ है बस लेके उसको, तो कुली अगर खड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी जो उसका वर्क डन होगा वो वर्क डन क्या रहेगा 0 रहेगा, ठीक है। इसी का तीसरा केस अगर हम देखें कि इफ द फोर्स 0, force does not work on a moving body on the horizontal smooth table but displacement में भी maximum। तो जो स्मूथ बॉडी होती हैं उन स्मूथ बॉडीज पे क्या होता है, फोर्स तो वर्क करता नहीं है लेकिन उस पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है, तो उस कंडीशन में F0 हो जाएगा, F0 हो गया तो वापस वर्क डन 0। तो अलग अलग केसेस में वर्क अलग अलग तरीके से 0 हो सकता है। तो दिस इज योर वर्क डन। अब यहां पर एक क्वेश्चन हम देखते हैं, देखो एक न्यूमेरिकल है इसी का, ये न्यूमेरिकल है, ए साइक्लिस्ट कम्स टू अ स्किडिंग स्टॉप इज 10 मीटर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द फोर्स ऑन द साइकिल ड्यू टू रोड इज 200 न्यूटन एंड डायरेक्टली अपोज टू द मोशन, हाउ मच वर्क डन द रोड डू ऑन द साइकिल, रोड ने साइकिल पर कितना वर्क किया। अब एक चीज समझिए कि साइकिल स्किड कर रही है रोड पे, तो जब साइकिल स्किड करेगी रोड पे तो रोड पे साइकिल तो आगे की ओर फोर्स वर्क कर रही है, फ्रिक्शन किधर लग रहा है पीछे की ओर, तो फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, रोड, तो हमें वर्क डन किसकी वजह से निकालना है, रोड की वजह से। तो हम यहां पर लिखते हैं फर्स्ट वन, थीटा इक्वल्स टू तो कितना है आपका 180 डिग्री, डिस्प्लेसमेंट कितना बता रखा, फोर्स कितना बता रखा है इसने 200 न्यूटन, ओके, और डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर। तो अब आपका जो वर्क डन होगा, वर्क डन बाय रोड एफ एस कोस 180 दैट इज माइनस 200 इंटू 10, कॉस 180 वैल्यू -1 होती है, तो दिस इज माइनस 2000 जूल। तो ये आपका वर्क डन आएगा, ठीक है। अब यहां पर हम ये कहते हैं, क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच वर्क डन द साइकिल डू ऑन द रोड, तो यहां पर हम न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन साइकिल बाय रोड और मैग्नीट्यूड फोर्स बाय साइकिल ऑन रोड। तो यहां पर जब हम बात करते हैं बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो वो क्या है, फोर्स बाय साइकिल ऑन रोड इक्वल्स टू फोर्स बाय रोड ऑन साइकिल। दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और अगर दोनों आपस में इक्वल रहेंगे तो उस कंडीशन में यहां पर हम क्या कहते हैं, एफ तो कितना 200 न्यूटन, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि हाउ मच वर्क डज द साइकिल डू ऑन द रोड, और जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा रोड का, क्योंकि रोड का तो कोई डिस्प्लेसमेंट हो ही नहीं सकता, रोड तो अपनी जगह पर ही है, तो 0। तो आपका वर्क डन जो हो जाएगा वो एफ एस इक्वल्स टू 0। दोनों चीजों में समझिए, यहां तो रोड ने साइकिल पर कितना फोर्स वर्क किया लगाया, तो साइकिल तो चल रही है, तो फोर्स देखेंगे किसका, मतलब एंगल देखेंगे किसका, रोड के जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स उस स्किडिंग फोर्स से कितना एंगल बना रहा है, तो वहां तो डिस्प्लेसमेंट काउंट होगा। लेकिन जब साइकिल की बात करेंगे कि साइकिल ने रोड पर कितना फोर्स लगाया, तो रोड का डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हो रहा है फोर्स लगाने से, तो रोड का डिस्प्लेसमेंट अगर नहीं हुआ देन उस कंडीशन में एस क्या हो गया आपका 0, और अगर एस 0 हो गया तो उस कंडीशन में टोटल वर्क डन क्या हो गया आपका 0। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द वर्क डन इन राइजिंग अ स्टोन ऑफ मास 8 kg एट हाइट 2.5 मीटर, जी दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वर्क डन इन राइजिंग अ स्टोन, स्टोन को आप क्या कर रहे हैं, राइज कर रहे हैं, ठीक है। तो एम कितना दे रखा है आपको 8 kg, हाइट है आपकी 2.5 मीटर, जी है 9.8, ठीक है। तो एम तो हो गया आपका 8 kg,
हाइट है 2.5 मीटर, जी कितना हो गया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और थीटा 0 क्योंकि फोर्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एफ एस कोस 0। अब F की वैल्यू तो क्या होती है mg, और S की जगह कौन दे रखा है h, वैल्यू पुट कर दो 8 इंटू 2.5 इंटू 9.8, तो दैट इज 20 इंटू 9.8, तो दिस इज 196 जूल, तो दिस इज योर आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन है इफ अ मास ऑफ 20 kg इज डिस्प्लेस्ड 10 मीटर ऑन द अर्थ सरफेस एंड प्लेन इज फ्रिक्शनलेस देन कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है जो कितना डिस्प्लेस हो रहा है 10 मीटर, और आपसे पूछा गया है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की ओर लगता है डाउनवर्ड, तो जब हम वर्क डन की बात करेंगे तो एफ एस कोस 90, तो वर्क डन क्या हो गया आपका 0, तो इस कंडीशन में जो वर्क डन आएगा वो आपका क्या हो जाएगा 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडी ऑफ मास 15 kg इज लिफ्टेड अपवर्ड एंड ऑन द प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल 30 डिग्री। थर्टी डिग्री है, ठीक है, यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का मास कितना है 15 kg, ठीक है, तो अब यहां पर इसका वेट फोर्स जो mg होगा वो तो किधर लगेगा डाउनवर्ड, mg तो किधर लगा डाउनवर्ड। अब जब ये डाउनवर्ड लगेगा तो जो सरफेस पर फोर्स लगेगा वो इसके परपेंडिकुलर लगेगा u, ठीक है, सरफेस पर फोर्स कैसा लगेगा इसके परपेंडिकुलर। तो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन ये कह रहा है कि बॉडी ऑफ मास 15 kg इज लिफ्टेड अपवर्ड ऑन द प्लेन ऑफ इंक्लाइनेशन एंगल, तो लिफ्ट कर रहा है ये इधर की ओर, ठीक, तो अब जब मैं इस mg को अगर मैं कंपोनेंट फॉर्म में डिवाइड करता हूं, तो कंपोनेंट फॉर्म में कैसे डिवाइड करेंगे, देखो ये आपका एंगल और ये आपका एंगल, ठीक है, तो अब देखो ये 30 है, ये कितना हो गया आपका 90 90 30, और ये कितना हो गया आपका 60, तो ये वापस 90 बना रहा है, तो ये एंगल कितना बचा आपका 30 30 90 60, तो 180 हो गया, इधर रिमेनिंग कितना रहा 30, ठीक है, तो ये एंगल भी कितना आ गया आपका 30। तो इस वाले का कंपोनेंट अगर मैं बात करता हूं तो इस वाले का कंपोनेंट तो हो गया mg cos 30, और इस वाले का कंपोनेंट क्या हो गया mg sin 30, ठीक है भाई, ये 30 है ये 90 है तो 60 बचा, अब ये वापस 90 डिग्री हो गया, तो ये 60 अगर ये है तो ये वाला एंगल कितना रह गया 30 रह गया, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये कहते हैं कि आपको क्या निकालना है, A body of mass 15 kg is lifted upward on the plane of inclination angle 30 degree with the horizontal by applying constant force. If body move upward with constant velocity 6 meter per second, then calculate work done by the force in 1 minute. Whether the effect of friction is negligible. तो आपको फोर्स वर्क डन निकालना है बाय द फोर्स इन 1 मिनट में, ठीक है। अब यहां पर क्वेश्चन ये कह रहा है कि वेलोसिटी क्या है कांस्टेंट है, तो सबसे पहले तो हम यहां पर बात करते हैं रिजल्टेंट फोर्स की। तो यहां बैलेंसिंग फोर्स क्या है, F किसको बैलेंस कर रहा है mg sin 30 को, ठीक है, और F इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं ma, ठीक। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि इफ वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो गया आपका 0, अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो F इक्वल्स टू सीधा सीधा क्या बचा आपके पास mg sin 30, ठीक है। अब m की वैल्यू कितनी है 15, g की वैल्यू चाहो तो 10 ले लो, और दिस इज 1/2, तो ये कितना हो गया आपका 75 न्यूटन, ठीक। अब क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको ये तो फोर्स आ गया, अब वर्क डन देखना है 1 मिनट में, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट देखो, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा,
तो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी तो दे रखी है 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम है 1 मिनट, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया आपका 360 मीटर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका। तो अब वर्क डन जब निकलेगा तो W इक्वल्स टू एफ एस, तो F तो कितना है 75 और S कितना है 360, तो 75 इंटू 360 दैट इज 27,000 जूल। तो दिस इज योर वर्क डन। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन एज्यूमिंग द पाथ इज सर्कुलर, कैलकुलेट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन अ रोटेशन। तो जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करेंगे, ये रोटेशन हो रहा है अर्थ का इस तरह, सपोज दैट इधर रोटेट हुई v वेलोसिटी से, ये v वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी, ये v वेलोसिटी, और सेंटर की ओर हमेशा जो फोर्स लगेगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा, सेंटर की ओर। ये तो जो सेंटर की ओर फोर्स लगेगा वो फोर्स इसके हमेशा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। तो थीटा क्या रहेगा 90, और थीटा 90 होने की वजह से वर्क डन क्या रहेगा, ऑलवेज 0। ठीक है, ओके। इसके बाद में जो ये 2 एग्जांपल्स हैं लास्ट के, ये दोनों आपको करने हैं। और जो फ्रिक्शन वाला जो एग्जांपल है, ये जब हम फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ तक पढ़िएगा बेटा, और ये जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।